नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 94वीं कड़ी में हम आज आपसे बातचीत कर रहे हैं और आज ग्राम पंचायत किसके बारे में बात करेंगे, किस राज्य के बारे में। उसके पहले मैं प्रधानमंत्री जी के उस भाषण का जिक्र करते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को, जब देश की आज़ादी के 75 साल इस बार पूरे हुए, 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हुए, तो उस समय उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण भाषण दिया और उन्होंने एक तरह से एक तरह से निर्देश देश के सामने दिया। उसको आप कह सकते हैं कि निर्देश के रूप में लीजिए, और या उसको ये आप समझिए कि उन्होंने 5 विचारधारा ऐसा रखी है जिसकी भविष्य के लिए उन्होंने कहा कि इस दिशा में देश को आगे बढ़ना चाहिए। उसमें एक महत्वपूर्ण बात के लिए एक बात की हम चर्चा करेंगे, और वो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि भारत को अब जो हमारे दासता के प्रतीक हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि इसी के संदर्भ में आगे बढ़ाते हुए कि हमको दासता की मानसिकता भी त्याग देना चाहिए। ये अच्छी बात है, और ये बात तो बहुत पहले से होना चाहिए था कि जब देश आज़ाद हुआ तो उसी समय से हमें इस बात को महसूस करना चाहिए था कि ये एक आज़ाद देश है, और आज़ाद देश जिन लोगों ने हमारे पर शासन किया उनके सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से नहीं चलेंगे, बल्कि जो अपना सनातन परंपरा है और सनातन संस्कृति है भारत की, जो प्राचीन काल से चली आ रही है, जो उनसे बुराइयाँ हैं, ठीक है, उस बुराइयों को त्याग करके जो उस हमारे संस्कृति के जो मूल आधार हैं और जो पूरे देश को एक दूसरे से जोड़ते हैं, और एक देश में एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक दूसरे को देश को आगे बढ़ाने के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उसको लेके हमें आगे चलना चाहिए। इसका अगर हम कहते हैं कि हमारे अब सारी प्राचीन चीज़ों को लेकर चलना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्राचीन देश समय में जो हमारी बुराइयां थी उसको भी हम लेकर चले। ये तो हमारे भारत के सनातन परंपरा का एक बहुत बड़ा और संस्कृति का एक बहुत बड़ा एक पहचान है कि हम पुरानी चीज़ों को, जो हमारे अनुकूल नहीं है, समय के अनुकूल नहीं है, उसको हम त्याग देते हैं और उसको उस मूलभूत जो हमारी संस्कृति है उसी पर एक नए संस्कृति को उसके साथ साथ जोड़ के एक विकसित करते हैं। ये भारत की अपनी एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो ये पहले अगर हमने देश के आज़ाद के बाद अगर इस दिशा में हम बढ़े होते तो शायद हमको आज जो भारत पूरे देश में पश्चिम की संस्कृति का जो दास्ता की संस्कृति नहीं कहेंगे, लेकिन दास्ता की संस्कृति को अगर हम हटाते हैं तो हमारे देश में वो जो पश्चिम की जो संस्कृति है वो बिल्कुल हावी होती जा रही है। हमारी दास्ता के से हम मुक्त तो हो रहे हैं, अगर हो भी जाए, लेकिन ये जो कौन सी संस्कृति हमारे देश में विद्यमान होगी, अगर उसको आप देखिए तो जो पश्चिम की संस्कृति है, जिसको हम मॉडर्न समझते हैं, उसी के पीछे पीछे हम भागते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को आगे करके हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा दिखता नहीं। तो प्रधानमंत्री जी को ये तो अच्छी बात उन्होंने कही कि दास्ता तो मिटा देना चाहिए और मानसिकता मिटाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने ये बात कहना चाहिए था कि अगर दास्ता की संस्कृति मिटाते हैं, मानसिकता मिटाते हैं, तो जो अपने भारत की संस्कृति है उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। ऐसा न कहे हमको, उन्होंने ये ऐसे न कहने से इसका परिणाम ही होगा कि दास्ता की संस्कृति तो मिटा दीजिए, लेकिन जो पश्चिम की संस्कृति है, जो हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, वो चलाते रहिए, क्योंकि वही बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा है और न उसके लिए कोई प्रयास हो रहा है। तो लेकिन हम गांव के संदर्भ में हम प्रधानमंत्री जी की इस भाषा को बात करेंगे कि इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और संविधान की जो व्यवस्था आई, उसमें एक व्यवस्था बनाई गई थी कि गांव पंचायतों की, ग्राम पंचायतें हमारी बड़ी पुरानी व्यवस्था है, और उसमें ये ग्राम पंचायतों का जो व्यवस्था है वो ये माना जाता था कि अपने गांव की व्यवस्था गांव के लोग खुद चलाते थे, हर तरह से उसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से
और न्याय की व्यवस्था भी खुद करते थे। मतलब वो एक सेल्फ सफिशिएंट, मतलब पूरी व्यवस्था अपना खुद चलाते। और इसी को दृष्टि में रखते हुए संविधान ने इस में भी ग्राम पंचायतों को इस तरह की व्यवस्था बना दी है कि गांव वाले अपना खुद व्यवस्था चलाएं। लेकिन अब गांव की इस व्यवस्था पे प्रधानमंत्री जी की दृष्टि नहीं गई कि जो संविधान में गांव पंचायतों की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल एक स्वतंत्र व्यवस्था है, जो कि गांव को अधिकार संविधान द्वारा दिया गया, और वह मेरी प्राचीन व्यवस्था है। और गांव को ही अंग्रेजों ने जो दास्ता का अगर आप चर्चा करिए तो अंग्रेजों ने सबसे पहले गांव, और जो जहाँ जहाँ दास्ता की नींव डाली उसमें गांव को बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत तेजी, उसको इतनी शक्ति से गांव को उन्होंने अपना दास बनाया था कि उन्होंने हर गांव में जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी, और वो जमींदार उनके एजेंट होते थे, और जमींदारों के माध्यम से वो उन पर शासन करते थे गाँव वाले। और यह हालत था कि गांव का कोई भी आदमी जमींदार अंग्रेजों का एजेंट था, उस जो चाहता था उसको करता था। अंग्रेज को पूरा संरक्षण देते थे, कोई उस कानून मानता नहीं था, और लोगों पर शोषण करता था, सख्ती करता था, और गांव वालों को कोई सुनने वाला नहीं होता था। पुलिस भी उसकी थी, प्रशासन भी उसी यहाँ जमींदारों के साथ होता था, और वो बहुत सारे जमींदार जितने थे वो उनके एक तरह से पुलिस के और प्रशासन के भी एजेंट होते थे, और उन्हीं के कहे हुए गाँव में अपनी जाति किया करते थे, और अपने ढंग से अपना वो गाँव चलाते थे। ये सारी व्यवस्था संविधान में ख़त्म तो हुई, ये सिद्धांत ये एक तरह से ख़त्म कर दिया गया कि जमींदारी व्यवस्था। लेकिन गांव को आपने व्यवस्था जब दिया तो संविधान ने दिया कि ठीक है गांव वाले चलाएं, लेकिन हुआ क्या, वास्तविकता क्या है कि गांव जो है, आजकल देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन गांव आज के दिन संविधान की व्यवस्था के बाद भी आज भी गांव इन अफसरों के, नेताओं का गुलाम बना हुआ है, और एक विभाग के रूप में राज्य सरकार उसको एक विभाग के रूप में चलाती है। और चूंकि विभाग है इसीलिए जो राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के अधिकारी और मंत्री जो चाहते हैं उसी तरह से गांव चलता है। तो अगर प्रधानमंत्री जी अगर चाहते हैं कि हम दास्ता के चीज़ से मुक्त हो जाए और अगर मानसिकता से मुक्त हो जाए, तो आप गांव को उनका अधिकार, संवैधानिक अधिकार जो मिला है उसको आप दे दीजिए। और देखिए गांव के लोग किस तरह से इस देश के अब मानसिकता, गुलामी की मानसिकता को एकदम न केवल ख़त्म कर देंगे, बल्कि वो भारत की संस्कृति को, भारत के सनातन परंपरा को इस तरह से बना देंगे कि भारत वास्तव में लगने लगेगा कि कभी भारत कभी गुलाम रहा ही नहीं। क्योंकि 1 अरब लोग गाँव में रहते हैं, और उनको मालूम है कि हमारा देश आज भी वहाँ सारी जगह जो प्राचीन परंपराएं अभी भी विद्यमान हैं। अभी वो उतना प्रभावित नहीं हुए हैं पश्चिम से जितना कि शहर और बड़े बड़े महानगरों में हुए हैं। तो वो बड़ी जल्दी से, बड़ी तेज़ी से अपनी चीज़ों को स्थापित कर देंगे, और लगेगा कि भारत वास्तव में, भारत जो हमारे प्राचीन से लेके और आज तक जो भारत की अपनी मूलभूत संस्कृति है वो क्या थी, और उसको देखने को मिलेगा। तो इस दिशा में मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को अपने जो भाषण दिया है उस भाषण को थोड़ा अपना विस्तार इस तरह से इस दिशा में दें। खाली ये कह देना कि हम दास्ता को मिटा दें और दिमाग से निकाल दें दास्ता, ऐसे नहीं मिटेगी जब तक कि उस दिशा में आप गांव को अधिकार पूरा का दे दीजिए। जैसे केंद्र सरकार चलती है, राज्य सरकार चलती है, गांव अपना व्यवस्था खुद चलाएं, जो संवैधानिक व्यवस्था। देखिए किस तरह से गाँव वाले इसको बदल देंगे, पूरे भारत को बदल देंगे। और मैं बार बार कहता हूँ कि गांव, अगर ये संस्कृति, गांव ही है जहां अभी भारत की सब संस्कृति बची हुई है। गांव अगर आपको स्वतंत्र करेंगे तो भारत की संस्कृति विकसित होगी, भारत में उद्योग आएगा। भारत के गांव में जब खुद लोग उद्योग लगाएंगे, खुद रोजगार सृजित करेंगे, खुद भाईचारा उत्पन्न करेंगे, और हर तरह से गाँव को संपन्न बनाएंगे। और जिस 29 विभाग जो गाँव में दिए, एक एक विभाग को इतना आगे बढ़ा देंगे कि गाँव से पूरा देश संपन्न होगा, शक्तिशाली बन जाएगा। तो ये तो प्रधानमंत्री जी के इस 15 अगस्त 75 के भाषण में के संदर्भ था। और मैंने इसलिए इसको महत्व दिया कि 75 साल के में प्रधानमंत्री जी 75 साल देश की आज़ादी के बाद जो बात, महत्वपूर्ण बात की थी, लेकिन उस बात में उसका एक विस्तार इस तरह से अगर प्रधानमंत्री देंगे तो वास्तव में इस दिशा में एक अच्छा प्रयास भी होगा और देश आगे भी बढ़ेगा। अब मैं आज आपको एक ऐसे प्रदेश के बारे में बात करूंगा जो वो भी अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं था, बल्कि वो फ्रांसीसियों का गुलाम था। और पांडुचेरी को आपको बहुत लोग जानते हैं।
पांडुचेरी तमिलनाडु के समझ लीजिए कि उसी से का ही एक तरह से भाग है। तो वो भाग क्या मतलब उसी से सटा हुआ है बिल्कुल। तमिलनाडु से मद्रास समझ लीजिए करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो वो समुद्र के किनारे है। और यहाँ 1645 में फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसी मतलब फ्रांस ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। और इनका फ्रांसीसियों का कब्जा रहा जब देश आज़ाद है उसके बाद भी 1954 तक इस पर उनका कब्जा रहा। मतलब अंग्रेजों का कब्जा नहीं रहा। और अंग्रेज बहुत बार कोशिश किया कि इस पांडुचेरी को अभी हम ले लें, लेकिन अंग्रेज फ्रांसीसियों से लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। और वो उन्हीं का करीब 1645 से लेकर 1954 तक उनके हाथ में रहा। और उसके बाद फ्रांसीसी लोगों ने समझौता किया भारत से और भारत को दे दिया। तो मैं पांडुचेरी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक ऐसा क्षेत्र है जो कि अंग्रेजों का, हम तो गुलाम रहे अंग्रेजों के, लेकिन वहाँ जो है वहाँ अंग्रेज नहीं थे बल्कि फ्रांसीसी लोग थे। जैसे गोवा है, गोवा जैसे पुर्तगालियों के हाथ में था। पुर्तगालियों के वहाँ अंग्रेजों का साथ नहीं था। गोवा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। वो पुर्तगालियों के हाथ में था और ये फ्रांसीसियों के हाथ में था। तो फ्रांसीसियों के हाथ में होने के नाते उनके शासन में था। तो वहाँ एक फ्रांसीसी लोगों का बहुत बड़ा प्रभाव है। फ्रांसीसी भाषा का है, फ्रांसीसी शिल्प का है, फ्रांसीसी संस्कृति का प्रभाव है। और वहाँ लोग अभी भी फ्रांसीसी लोग रहते हैं। और एक तरह से भारत का फ्रांस आप कह सकते हैं कि इस तरह से पांडुचेरी बना हुआ है। इसका नाम अब तो बदल दिया गया। 2006 में इसका नाम पुंडुचेरी कर दिया गया। फ्रांसीसी में बोलेंगे तो पांडुचेरी, और अगर उनकी भाषा में बोलेंगे, वहाँ कई भाषाएं हैं जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, ये सब भाषाएं भी वहाँ बोली जाती हैं। क्योंकि आसपास के राज्यों से लोग भी वहाँ हैं। एक तरह से द्रविड़ संस्कृत कहिए, द्रविड़ संस्कृत का भी वहाँ प्रभाव है। तो वहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, फ्रांसीसी बोली जाती है, ये भाषाएं जो अपने देश की भाषाएं हैं वो भी बोली जाती हैं, हिंदी भी बोली जाती है। तो कई भाषाओं का मिश्रण है और करीब करीब हर लोग यहाँ रहते हैं। और इस प्रदेश में जो सबसे ये केंद्र शासित प्रदेश है, नहीं ये नहीं, यूनियन टेरिटरी जिसको कहते हैं। और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे अरबिंदो घोष, जो कि आप सभी जानते हैं कि बड़े आध्यात्मिक आज़ादी की लड़ाई के भी बहुत बड़े महान सेनानी थे। और लेकिन बाद में उन्होंने आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़े। उनका ये कहना था कि जब उनका जो अध्यात्म है, उनका दृष्टिकोण कि जो मानसिक आदमी का, भारतीयों का जो चेतना स्तर, मानसिक चेतना स्तर अगर ऊंचा होगा तो उनके अंदर एक ऊंचे ऊंचे विचार आएंगे, आज़ादी के विचार आएंगे, स्वतंत्रता के विचार आएंगे। और जब भारत में उस विचार आएगा तो देश आज़ाद है। उनका ये मानना था कि भारतीयों का जो चेतना का स्तर है वो गुलामी के नाते, बहुत दिन तक गुलामी के नाते उनका चेतना का स्तर गिर गया है। मतलब हीन भावना से ग्रसित है। मोटे देशी भाषा में कहिए, देशी भाषा मतलब आम बोलचाल में। हालांकि हीन भावना चेतना से मतलब नहीं है, वो भावना की बात है। लेकिन हम समझाने के लिए खाली कर रहे हैं कि भारतीयों में इतनी हीन भावना आ गई थी कि वो देश की आज़ादी के बाद में सोच नहीं सकते। तो इसलिए आध्यात्मिक शक्ति के संचार जब होगा तो उनके जो चेतना का स्तर है, हर भारतीय की चेतना का स्तर ऊपर उठेगा। और जब चेतना का स्तर उठेगा तो उनके अंदर ज्ञान आएगा, उनके अंदर सम्मान, आत्मसम्मान आएगा, उनके अंदर आज़ादी की भावना आएगी और इस तरह देश आज़ाद होगा। और उन्होंने बहुत बड़ी इसमें भूमिका उनकी इस दिशा में, बड़ा उन्होंने तपस्या किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत किया। उनका कहना था कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हो जाएगा। अगर और हुआ भी, तो अगर एक तरह देखा जाए तो देश की आज़ादी में अरबिंदो घोष की आध्यात्मिक ताकत के भी बड़ा योगदान है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। और 1906 पहले वो क्रांतिकारी थे, वो क्रांतिकारी थे, बम बनाते थे, जेल भी उनको हुआ। लेकिन अचानक उन्होंने इस दिशा में, आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़े और 1926 में पांडुचेरी में जाके उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया, वहाँ तपस्या किया। और उसमें इनका आश्रम आज भी पांडुचेरी में बहुत आध्यात्मिक केंद्र है, योग का केंद्र है। वहाँ लोग जाते हैं, दुनिया भर के लोग जाते हैं और वहाँ ज्ञान अर्जित करते हैं। शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र भी बन चुका है। तो इस पांडुचेरी के इस पूरे पृष्ठभूमि में वहाँ के ग्राम पंचायतों के बारे में चर्चा करना
अपने आप में एक बड़ा रोचक है। अब आपने क्योंकि पांडिचेरी कोई पिछड़ा जगह है नहीं, वहाँ जहाँ फ्रांसीसियों का कल्चर है, जहाँ अन्य अरविंद घोष का आध्यात्मिक केंद्र है, 90-95% शिक्षा लोग शिक्षित हैं वहाँ के लोग, और हर तरह से वो एक तरह से आधुनिक बन चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ एक कृषि एक मुख्य वहाँ स्रोत है। कृषि के अलावा वहाँ टूरिज़्म तो है ही है, देश विदेश से लोग आते रहते हैं, और वहाँ के बीचेज जो समुद्र के जो बीचेज होते हैं बहुत खूबसूरत हैं, और वहाँ जो बहुत दुनिया भर के लोग पांडिचेरी के बीचेज पर, समुद्र का जो किनारा होता है जिसको बीच कहते हैं, उस पर आते हैं लोग, और बहुत अच्छे काफ़ी लोग विदेशों से आते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ एक कृषि का काम खूब होता है, और हर तरह का वहाँ चीज़ें होती हैं, गन्ना वन्ना सब होता है, जैसे वहाँ गेहूँ चावल गन्ना वन्ना सब पैदा होता है। तो वहाँ लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र भी वहाँ हैं, तो और सारे के करीब वहाँ छोटा सा प्रदेश, छोटा सा ही प्रदेश है, और वहाँ 3 लाख के आसपास की आबादी है, और इस समझ लीजिए कि 113 गांव हैं, बस 113 ग्राम पंचायतें हैं, और 113 ग्राम पंचायतें हैं। तो वहाँ जो तामिल एक इनकी ग्राम पंचायती जो व्यवस्था है, वो भी चूँकि भारत 92 संशोधन में के बाद से 71वें संशोधन के बाद से जो मैं बात करता हूँ, 73वें संशोधन के बाद वहाँ भी 1993 में पंचायती राज व्यवस्था वहाँ पहले से थी। उनकी 1973 में ही उन्होंने अपने पंचायती राज व्यवस्था बनाई थी, लेकिन जब ये 73वां संशोधन आ गया तो उसके हिसाब से उन्होंने भी अपना 1994 में एक इसमें संशोधन कर दिया। लेकिन उनका जो है पंचायती राज व्यवस्था उनका जो कानून है वो बोला जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, तो उनका भी पंचायती राज अधिनियम जो पांडिचेरी का है वो है 1973 का। तो वो भी बोलते हैं पंचायत विलेज और कम्यून पंचायत एक्ट। उनका जो है पांडिचेरी विलेज एंड कम्यून पंचायत अधिनियम 1973। अब इसको हम स्पष्ट कर दें कि विलेज और तो ग्राम पंचायत वो कम्यून पंचायत, तो वहाँ त्रिस्तरीय पंचायती सिस्टम नहीं है। एक बात समझने की बात है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 3 स्तरीय ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, तो वहाँ जो है उन्होंने नहीं बना रखा है। वहाँ जो है क्षेत्र पंचायत वो ही समझ लीजिए कम्यून पंचायत है, और क्षेत्र पंचायत ही वहाँ कम्यून पंचायत है को कहते हैं, जिला पंचायत नहीं है। तो वहाँ 2 स्तरीय ही पंचायती व्यवस्था लागू है। और वो मैंने 100 ग्राम पंचायतों में 113 नहीं है ग्राम पंचायतें, 98 ग्राम पंचायतें हैं और 10 कम्यून पंचायतें हैं वहाँ। तो इसे समझ लीजिए कि कितना छोटा क्षेत्र है, लेकिन उन्होंने भी जो व्यवस्था बनाई है वो बिल्कुल वही जो संवैधानिक व्यवस्था है और पंचायतों का, जिसका कि हम जिक्र बार बार आपसे करते आ रहे हैं, वही है, उसी हिसाब से उन्होंने बनाया है। और उनके यहाँ जो एक ग्राम पंचायत को स्थापित करने के लिए उन्होंने आबादी रखी है 300। जो उत्तर प्रदेश में है 2000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत बनेगी, उन्होंने रखा है 300, कम से कम 300 से ऊपर जितना उन्होंने रखा है। लेकिन उतने भी में उन्होंने जो सदस्यों की संख्या रखी है 5, जैसे यहाँ पंचायत सदस्यों की संख्या है, उन्होंने रखा कम से कम 5 और अधिक से अधिक 15। तो इस दिशा में अगर आप देखें कि उत्तर प्रदेश में 7 और 15 है और उन्होंने 5 और 15 रखा है, तो इतना छोटा राज्य होते हुए भी उन्होंने अपना रखा है। और 300 का हमारा 2000 पर 7 मान लीजिए, और उनके यहाँ अगर 300 वही पर ही 5 हो जाएंगे, तो 300 पर 5 और अधिक से अधिक 15 रखा है। तो इस तरह से उन्होंने अपना रखा है। और वहाँ के जो प्रधान हैं उनको प्रेसिडेंट कहते हैं, और उप प्रधान को वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उन्होंने रखा है। बाकी जो संवैधानिक व्यवस्था जैसे है कि वहाँ का प्रधान प्रेसिडेंट जो है, जिसको ग्राम प्रधान करते हैं, वो चुने जाते हैं और पूरे गांव के लोगों के द्वारा, और जो उप प्रधान है वो गांव के वो जो सदस्य हैं वो लोग अपने में से एक लोगों को चुनते हैं। और उनको भी उसी तरह से जैसे जो संविधान के जितने भी अधिकार हैं वो दिए हैं,
और वहाँ एक एग्जीक्यूटिव, हर गांव में उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रखा, जैसे हमारे पंचायत सचिव है उसको उनको कहते हैं कार्यकारी अधिकारी एक रखा है, लेकिन उसको जो भी उसको काम करना है वो ग्राम पंचायत के अधीन ही काम करेगा। और वहाँ जितने अधिकार हैं वो सब ग्राम पंचायत को मिले हुए हैं। और वहाँ भी गांव सभा है, वो तो संवैधानिक व्यवस्था है, तो गांव सभा, ग्राम पंचायत और ये सब तो रहेंगे ही रहेंगे। और वहाँ भी जैसे स्टैंडिंग कमेटी, अपने यहाँ कमेटियाँ हैं, वहाँ में कमेटियाँ, बाकी वो सारी व्यवस्था है उनकी वैसे की वैसी है जैसे कि यहाँ चल रहा है, और उनके सारे कामों में उस तरह से उन संपादित करते हैं। अब वहाँ का प्रदेश कितना है, वहाँ का 30 MLA हैं। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वहाँ केवल 30 MLA हैं, तो 30 MLA का कितना बड़ा छोटा सा क्षेत्र है। और जबकि उत्तर प्रदेश में 423 MLA हैं, तो इतना बड़ा क्षेत्र तो उत्तर प्रदेश का है। और वहाँ जो है 425 के 2 तो नॉमिनी है, 425 है। और उनका जो है अब तो खैर 403 है उत्तर प्रदेश में रह गए हैं, तो अब 403 MLA हैं यहाँ। तो अब वहाँ 30 MLA हैं जो कि वो बाकी वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। अब वो गवर्नर होते नहीं हैं क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये उनकी राजनीतिक संरचना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके यहाँ अभी कुछ दिन पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ये किरण बेदी ने कहा कि पांडुचेरी में जो ग्राम व्यवस्था है, जो पंचायती व्यवस्था है, इसको मजबूत करने की जरूरत है। अब देखिए, बार बार हमारा जो हम यही कहते हैं कि ये हर आदमी महसूस कर रहा है कि ग्राम पंचायतें बन तो गई हैं, उनको आपने अधिकार भी दे रखा है, लेकिन सारे अधिकार का जब नियंत्रण आप जब राज्य करता है तो ये सभी लोग महसूस करते हैं कि ग्राम पंचायतें ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं, अपने ढंग से अपने को संचालित नहीं कर पा रही। नहीं तो एक छोटे से प्रदेश में क्या जरूरत थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को, वहाँ किरण बेदी हैं, वो थोड़ा सा सोशल एक्टिविस्ट टाइप के भी हैं, तो उनको ये कहना पड़ रहा है कि आप ग्राम पंचायतों को आप अधिक अधिकार दीजिए और उनको काम करना पड़ेगा। देखिए, ये इस तरह से छोटे छोटे बातें कहने से जो नहीं होगा। बहुत सारे लोग कभी कहेंगे गांव कहीं जाएंगे तो गांव को ये अधिकार मिलना चाहिए, गांव को ये अधिकार मिलना चाहिए, गांव कुछ कोई नेता जाएगा तो कुछ एक मुद्दा पकड़ लेगा तो कहेगा गांव को ये मिलना चाहिए। पूरी जो ग्रामीण जो संविधान में गांव सरकार का जो पूरी अवधारणा है, वो कोई मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये एक सारे के सारे नेता, चाहे कोई पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आजकल आप पार्टी में निकली हुई है, कोई और पार्टी आती है, ये जैसे ये कभी एक किनारा पकड़ लिया, अब असली चलेंगे गांव को ये मिलना चाहिए। अरे उससे क्या हो जाएगा? तुम एक अधिकार दे दोगे, 2 अधिकार दे दोगे, लेकिन जब तक उनको गांव के लोगों को संपूर्ण अधिकार, जैसे पूर्ण स्वराज कहिए जिसको, पूर्ण स्वराज देके उनकी व्यवस्था को पूरा का पूरा उनको नहीं सौंपोगे, तब तक जो उसका कोई मकसद नहीं साबित होगा। हमको यही डर है कि प्रधानमंत्री खुश हो जाएंगे तो कहें गाँव वालों को 29 में तो 10 अधिकार दे दो। क्या हो जाएगा 29 में 10? बिना समझे बुझे 10 अधिकारियों को लूटने का और मौका दे देंगे। अभी कोई आया मुख्यमंत्री या गाँव को ये भी अधिकार दे दो, तो एक अधिकार से क्या हो जाएगा उसका, उस गाँव से? उसको अधिकार देने से वो इशू नहीं है कि आप अधिकार दे दो, पूरी की पूरी व्यवस्था उनको देना पड़ेगा, तब जाके वो गाँव अपने ढंग से विकसित होंगे। कभी कोई कहेगा कि जगह, मैं तो सुनता रहता हूँ, और इनके बुद्धि पर, सारे नेताओं के बुद्धि, चाहे कई प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे वो मंत्री हों, पंचायत मंत्री हों, केंद्र के पंचायत मंत्री हों, मतलब मैं तो उसको उजुल फुजुल ही कहूँगा। थोड़ी सी गाँव पकड़ लिया, उसके जाके भाषण देना शुरू कर दिए। गाँव वाले तो उनको समझ में आती नहीं, गाँव वालों को चीज़ों को चीज़ें, तो वो देखते रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं, अरे मंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया, गाँव को ये मिल जाएगा। अरे 100 साल बाद, 1000 साल में भी तुम लोग गाँव वालों भाइयों आप वहीं को वहीं रह जाओगे, बस थोड़ी बहुत क्रीम पाउडर चेहरे पर लगता रहेगा तो समझ जाओगे कि बड़ा खूबसूरत हो गया। वास्तविक चीज़ जो है वो पूरा आपको अधिकार चाहिए, जाके तभी आगे। और बार बार कहता हूँ, 5 तरह से आपको अधिकार दिए। एक तो विकास का अधिकार, संविधान ने जो आपको 29 विभाग दिया, उसके अपने ढंग से उस अधिकारों का प्रयोग करने का।
दूसरा क्या है कि आपको जब सबसे बड़ा दूसरा काम है कि विकास का एक काम मिल गया, फिर आपको अपने गांव की सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। सुरक्षा का अधिकार किसी ने नहीं दे रखा है गाँव, कुछ राज्यों में है, बहुत 2-3 राज्यों में मैंने चर्चा की। फिर आपको न्याय का अधिकार मिलना चाहिए, अपने विवाद और न्याय अपने गांव में खुद करें। फिर चौथा जो अधिकार है कि अपनी जो आपकी मौलिकता है, आपकी संस्कृति है, उसको विकसित करने का पूरा अधिकार आपके हाथ में होना चाहिए। और अपने ढंग से अपने गांव की जो दिशा है, अपना किस तरह से गांव में रोजगार, अपना जो पारंपरिक ढंग है और नए ढंग, दोनों को मिला के किस तरह से रोजगार सृजित अधिक से अधिक किया जाए। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भाईचारा जो है आपस में, जो राजनीतिज्ञों ने ख़त्म कर दिया है वोट की लालच में कि वो जाति वो जात, और उस जात को मिलाओ, उसको खिलाओ, उसको भ्रष्ट करो। और जो सबसे दर्दनाक स्थिति गांव की इन लोगों ने बना दी है कि सत्ता वोट के लिए इन नेताओं ने और कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ शराब भी पिला देंगे, उनको भ्रष्ट भी कर देंगे, उनके अंदर गंदगी, उनके जितनी गंदगी उनके अंदर डाल सकते हैं उसमें उलझा देंगे, और नशे में पूरे के पूरे गांव को नशेड़ी बना देंगे ताकि इनको अपना सत्ता मिल जाए। और अधिकारियों को कहा कि जितने ये सब भ्रष्ट रहेंगे, लोग भ्रष्टता के पीछे भागेंगे, उतने ही अधिकारियों का फायदा होगा, क्योंकि वो उनको घूस कमाने का उनको पूरा अवसर मिलेगा। इन सारे चीज़ों को गांव वाले तभी विकसित हो पाएंगे जब इनको सबको निकाल के बाहर फेंक दें। हम जिस गांव सरकार की कल्पना करते हैं उसमें किसी भी प्रकार के अधिकारियों का और नेताओं का, बाहरी नेताओं, गांव के सारे के लोगों का तो पूरे गांव सभा का भागीदारी होगा, एक भी इनको बाहर निकाल के बाहर फेंक देना है, इनका उसमें किसी प्रकार के हैसियत, ये हम चाहते हैं। और ये नेता कहते हैं मैं ये कर दूंगा गांव के लिए, मैं ये हम सुनना नहीं चाहते कि अगर कोई नेता कहे मैं कर दूंगा तो तुम कौन करने, सवाल गाँव वाले पूछेंगे तुम कौन करने वाले होते हो, हमारा गाँव में हम करेंगे, तुम क्यों कर रहे हो, तुम प्रधानमंत्री हो, अपना जाके देश चलाओ, तुम मुख्यमंत्री हो, अपना प्रदेश चलाओ, तुम होते कौन हो गाँव के लिए चलाने के। अब जाके ये जो अपना भाषण दे रहे मैं ये गाँव के लिए कर दूंगा, तुम कौन होते भैया। जिस संविधान ने तुमको मुख्यमंत्री बनाया, जिस संविधान ने तुमको प्रधानमंत्री बनाया, उसी संविधान ने हमारे गांव को हमारे ग्राम प्रधान और उसके सचिव और मंत्री और सारा कुछ बनाया है, तो मैं अब चलाऊंगा। लेकिन ये बात को गांव तक समझ पाना आसान नहीं है। मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। जब अभी मैंने गांव में जाके पूरे जून भर जब यात्रा किया, बलिया का, गाजीपुर का, आजमगढ़ का, मऊ का, तमाम जिलों में जब गए तो लोग समझा क्या था, ये सब बात तो हम लोग किसी ने कभी बताया नहीं था। हम लोग तो यही जानते हैं कि गांव पंचायत माने प्रधान और सचिव, इसके अलावा कोई जानते नहीं, इसके अलावा बीडीओ सीडीओ जानते हैं, यही सब गांव चलाते हैं। और ये और नेता लोग देखते हैं, नेताजी चाहेंगे तो हमारे गाँव का विकास हो जाएगा। ये जो ये चीज़ें हैं वो उसी को इस गाँव को समझा, जिस दिन समझ आएंगे गाँव के लोग कि इनमें से कोई भी अगर आपके गांव में हस्तक्षेप करता है तो वो अपराधी है। आपको पूरा गांव का समझ लेना चाहिए कि वो अपराधी है, गांव की व्यवस्था हम अपना कुछ। तो इसीलिए साथियों बार बार मैं इस बात को बार बार इसीलिए समझाता हूँ कि कभी इतने बार मैं जानता हूँ कि जब हजारों बार आप ऐसा कहेंगे कि आपको गाँव सरकार चाहिए, और गाँव सरकार का क्या मतलब है, गाँव सरकार को किस तरह से आप चलाएँगे, और ये गांव सरकार का जो अधिकार मिला वो आपका संवैधानिक अधिकार है, किसी कृपा का नहीं है, कोई नई चीज़ हम नहीं करें, तो आपको धीरे धीरे निश्चित रूप से एक दिन समझ में आएगा। और जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा इन लोगों के नेताओं की नेतागिरी खत्म, अधिकारियों की लूट खत्म, और गांव उसी दिन से आप देखिएगा कि गांव एक तरह से बिल्कुल एक साधन संपन्न और खुशहाल गाँव होंगे। और मैं तो कहता हूँ गाँव उसी दिन से स्वर्ग बन जाएगा। और जब गाँव स्वर्ग बनेंगे तो आप भारत स्वर्ग बनेगा, भारत स्वर्ग बनेगा तो भारत एक बार फिर दुनिया के एक मार्गदर्शक बनेगा। तो वो दिन की हम कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ये कोशिश के छोटे मोटे अधिकारों को दिलाने के लिए नहीं है, जो अगर कोई कहे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के मैं गाँव को ये दे दूंगा, इतना बजट दे दूंगा, प्रधानमंत्री बोलें कि हम नल पहुँचा दे रहे हैं गाँव में, प्रधानमंत्री बोलें कि हम शौचालय बचा दें, हो गया गाँव का विकास, हो गया, गाँव बन गए गाँव सरकार। ये तो आप योजनाएं हैं चलाते रहेंगे, हजारों योजनाएं आएंगी, जो ही मुख्यमंत्री आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, इन लोगों का काम ही है योजना चलाना। हम टैक्स का पैसा हम देते हैं, सब जनता पैसा देती है, इनका काम है योजना बनाना, योजना चलाना, इसके अलावा काम क्या है इन लोग का, वो आप करिए।
लेकिन योजना और पैसा मेरा है, योजना बनाने का ये आपने हड़प लिया है, पैसा भी मेरा है और योजना भी हम चलाएंगे, हम ये चाहते हैं और हम व्यवस्था करते हैं, लेकिन आपने चूंकि हड़प लिया है। तो जो हमको गुलामी, आप गुलाम हमको आप बनाए हुए हैं, उस गुलामी से मुक्ति ही गांव सरकार का लिए, हम जो गांव सरकार जो बनाने की बात करते हैं वो इसी गुलामी से मुक्ति के लिए हम चाहते हैं। और गुलामी से जिस दिन बाहर गांव मुक्त हो जाएंगे, आप देखिएगा कि जो हम लोग का सपना है गांव स्वर्ग बनेगा, स्वर्ग बनेगा, और गांव का स्वर्ग बनने ही भारत स्वर्ग बन जाएगा, ये समझ लीजिए। और भारत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, आप इसी कल्पना नहीं कर। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथी।